Good morning. Today in this video topic बॉन्ड पैरामीटर। मैंने लास्ट वीडियो में आपको टाइप ऑफ बॉन्ड्स पढ़ाया था, जिसमें हमने देखा था आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, फिर हमने देखा था कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमने क्या किया था, एक एक करके देखा था। अब हम इस टॉपिक पर हम आपको एनसीईआरटी में आप देखोगे कि आपका आता है बॉन्ड पैरामीटर, और इसके ऊपर दो और बड़े टॉपिक होते हैं, मेन टॉपिक होते हैं डाइपोल मोमेंट और फजान्स रूल्स। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फजान्स रूल्स का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और एक डाइपोल मोमेंट का अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि हर एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देखो कुछ ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगर दिक्कत है अभी भी ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, एनायंस के कैसे बनाया, जैसे देखो CO3-2 का कैसे हुआ है, NH4+ का कैसे हुआ है। तो सिंपल सा है, जो जो आपको मॉलिक्यूल्स दिया गया उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप रख लो और उसके ऊपर जो भी यहाँ पे चार्ज दे रखा है उसके ऊपर चार्ज लगा दो, तो भी आपका बन जाएगा। यानी आपको कोवैलेंट बॉन्ड से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इन सब चीज़ों को बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो आप दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद हमारा अगला तो टॉपिक आ रहा है, जो हमारा टॉपिक से अगला वो है हमारा कि बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होता है। तो हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊं कि बॉन्ड पैरामीटर्स में 4 या 5 टाइप के बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं। जैसे पहला इसमें है कि बॉन्ड लेंथ, फिर बॉन्ड एंगल, फिर बॉन्ड ऑर्डर, फिर बॉन्ड एंथैल्पी होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैं एक एक वीडियो में सिर्फ एक एक चीज़ को समझाऊंगा। मतलब इस वीडियो में सिर्फ बॉन्ड लेंथ, फिर अगले वीडियो में बॉन्ड एंगल, फिर अगले वीडियो में बॉन्ड ऑर्डर, फिर बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, तो देखो बॉन्ड लेंथ क्या होता है। तो इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो एक चीज़ का तो पता ही होगा, अब तक मैंने वीडियो में बनाया हूँ या आपको पढ़ाया भी होगा, कहीं ना आपने खुद पढ़ा होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है। कि किसी भी एटम के पास क्या होता है, उस एटम के पास होता है एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये क्या होते हैं, सेल होते हैं। इस तरीके से आपको पता होगा ये सारे क्या होते हैं, आपके सेल होते होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको भी पता होगा कि इन सेलों में क्या होता होगा, कि इन सेल में अंदर क्या होता है, सब सेल होता है। और इन सब सेल के अंदर क्या होता है, फिर से आपके एक और क्या होता है, उसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने इससे पहले वाले वीडियो में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि किसी भी एटॉमिक नंबर को, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, सेल में किया जाता है। सेल में फिर सब सेल, फिर ऑर्बिटल होते हैं, इस तरीके से। तो ये इसका न्यूक्लियस होता है। और ये जो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ये रिवल जो कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता चल जाएगी कि अगर यहाँ पे पहले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो यानी पहले सेल में, तो इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बोलते हैं, n=1 बोलते हैं। इसको हम k सेल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, पता होगा आप लोगों को। फिर अगर दूसरा होगा तो n=2 बोलते हैं, इसको हम के एल सेल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एल सेल बोलते हैं। इसी तरीके से तीसरा n=3, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपको भी पता होगा, KLM हो जाता है। और इन सारी चीज़ों में आपको सब कुछ, आपको ये भी पता है कि इन कैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ओके, ये सारी चीज़ मैं आपको बेसिक क्यों बताया, क्योंकि इसके पीछे का रीजन से, बॉन्ड लेंथ अगर बनाना है तो इसके लिए इन सब चीज़ों को समझना है। क्योंकि आपको भी पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड किससे बनते हैं, इसी सेल में जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनसे क्या बनाए जाते हैं, बॉन्ड लेंथ बनाए जाते हैं। ये तो आपको भी पता है, सबको पता है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने यही बताया था। ओके, तो इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने रिकॉल कर दिया, दिमाग में आपके भर दिया फिर से एक बार, कि हम इसी चीज़ को फिर से आगे लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको फिर से कंसेप्ट समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब आओ आपको हम ये समझाते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे डिफिनेशन लिखी हुई है, मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ऊपर ले जाता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे क्या है कि डिफिनेशन इसकी लिखी हुई है, कि यहाँ पे डिफिनेशन में क्या कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, कि बॉन्ड लेंथ आपका क्या कहा जा रहा है, कि बॉन्ड लेंथ आपसे ये कहा जा रहा है कि बॉन्ड लेंथ जो है कि इट इज़ द इक्विलिब्रियम बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल। आपके जो पीडीएफ है आप उसमें देखो, जहाँ बॉन्ड पैरामीटर के नीचे देखो लिखा है बॉन्ड लेंथ, वहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज़ द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, ठीक है। अभी बता रहे कैसे होगा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल। ओके, अब इसमें बात आपको देखो, हाँ, कोवैलेंट रेडियस, वंडर वाल रेडियस, तो इन सब चीज़ों को डिफिनेशन यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दिया हूँ, लेकिन मैं थोड़ा आपको बेसिक चीज़ें इनमें समझाना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों में क्या हो क्या रहा है। ओके, जैसे कि आओ मैं आपको दिखा रहा हूँ
कि मान लो कि एक यहाँ पर एक एटम है, उसका एक न्यूक्लियस सेंटर ये है, एक दूसरा एटम मान लो हमने लिया, उसका न्यूक्लियस सेंटर आपका मान लो यहाँ पे है, ठीक है। अब हमने आपको पता है कि जनरली ये एक दूसरे में क्या होते हैं, रिपल्जन होते हैं, मतलब फिर भी नियरली क्या होते हैं, एक दूसरे से सट जाते हैं, यानी इस तरीके ऐसे हो जाते हैं, एक्चुअली में ओवरलैप कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, ये ओवरलैप कर जाते हैं इस तरीके से। और हमें पता है कि एकदम से ओवरलैप नहीं करते हैं, एक्चुअली जो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपस में क्या कर देते हैं, ओवरलैप करते हैं। जैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते थे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम करवाते थे, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में हम क्या देखे थे, तो यही बनता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दो एटम के क्या कर जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे ओवरलैप कर जाता है, लेकिन ये एक्चुअली में क्या होता है कि इनके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से यहाँ इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक रिपल्जन होता है। तो नियरली लगभग आ जाते हैं समीप, एकदम मतलब उनके समीप पे आ जाते हैं, एकदम उससे सट जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में मतलब इस तरह से ओवरलैपिंग नहीं करके आप एकदम से आ जाते हैं, लेकिन क्या होता है, उनके बीच में एक नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एक रिपल्जन होता रहता है। तो यही एक कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब यहाँ पे देख लो कि ये न्यूक्लियस है, ये भी एक न्यूक्लियस है। अब ये बताओ इस न्यूक्लियस का कितना यहाँ पे डिस्टेंस कवर होगा। तो इस न्यूक्लियस के जैसे मान लो ये आउटर मोस्ट सेल ले लो, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये आउटर मोस्ट सेल लो, ये लो, ये भी आउटर मोस्ट सेल लो यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो पोर्शन जो होता है उसका कौन सा कहलाता है, कोर कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका कोर कहलाता है। तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे उसके रेडियस बनाने के लिए, उसके मतलब डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ ए। मान लो ये ए कोई मॉलिक्यूल है और मान लो ये कोई बी मॉलिक्यूल है, तो इसका कंट्रीब्यूशन जो है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कोर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, यानी कोर ऑफ द जो आपका या इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर बोल सकते हो, कोर एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें आप कह सकते हो, या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। इसको रिप्रेजेंट एक और तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक को हम रेडियस बोलते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आर ए के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होगा कि डिस्टेंस यानी कि रेडियस आप किसके होंगे, एटम ए यानी कोर ऑफ ए के होंगे। उसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक का बी का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ये होता है, यानी भाई टोटल बॉन्ड लेंथ क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ये टोटल डिस्टेंस जो ए है और ये आपकी ये जो बी है, ये आपका सेंटर ए है और ये आपका ये वाला सेंटर है। तो यहाँ से लेकर ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से लेकर ये वाली डिस्टेंस एक दूसरे को क्या करते हैं, इधर ये रिपल करते हैं, इसको इधर ये खींचता है इलेक्ट्रॉन। तो ये डिस्टेंस जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक की वाली, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे वही कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन द मॉलिक्यूल। तो कोवेलेंट रेडियस क्या हुआ, आपको समझ में आ चुका होगा कि कोवेलेंट रेडियस में यहाँ पे लिखा जा रहा है कि कोवेलेंट रेडियस की द रेडियस of the core of an atom in contact with the core of an adjacent atom is bonded the situation। यानी कि वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि कितना मतलब कि ए मॉलिक्यूल का कितना मतलब कंट्रीब्यूशन हो रहा है वहाँ पे। तो आप कोर को देख लो, मैंने बताया ना कि कोर क्या होता है, तब आप कोर वाला किस्सा फिर से समझ ही लो एकदम से। मान लो ये आपका ये आपका मान लो न्यूक्लियस है, ये आपका पहला सेल है, आपका आउटर मोस्ट सेल है। तो ये तो चला गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये वाली जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये ही आपका क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को ही वो क्या कर रहा है कि कोर वाला यानी एडजेसेंट की बात करते हैं। तो मान लो ये ए मॉलिक्यूल हो गया, और इसी तरह से बी का जब बनाओगे तो बी मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस इसकी, और इन दोनों डिस्टेंस को यानी आर ए प्लस आर बी अगर आप कर दोगे तो टोटल क्या हो जाएगा, उसका बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। यही कहलाता है बॉन्ड लेंथ ऑफ कोवेलेंट रेडियस में। यानी कि यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस भी क्या हो गया, वो भी आपको समझ में आ चुका है। बॉन्ड लेंथ क्या है, टोटल आर ए और प्लस आर बी को मिला तो आपका क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया। कोवेलेंट रेडियस क्या हो गया, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कोवेलेंट रेडियस क्या है। भाई कोवेलेंट रेडियस का मतलब क्या है कि यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना मतलब नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है वो क्या है, कोर ऑफ एडजेसेंस जो होता है एटम का, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। आई होप कि यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोवेलेंट रेडियस इट इज द रेडियस ऑफ द कोर ऑफ एन एटम इन कॉन्टैक्ट विद द कोर ऑफ एन एडजेसेंट एटम इन बॉन्डेड सिचुएशन। दूसरा आता है वंडरवाल रेडियस। एक्चुअली बॉन्ड लेंथ में 3 टाइप के पढ़ने होते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, वंडरवाल रेडियस क्या होता है। तो वंडरवाल रेडियस होता है कि इट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिमिलर एडजेसेंट्स एंड बिलोंग टू द नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट।
यानी एक्चुअली में वंडरवाल रेडियस क्या होता है आपको ये भी दिखा देते हैं, इसका भी डायग्राम। जैसे अपने अभी हमने देखा कि ये मान लो न्यूक्लियस है, ये मान लो न्यूक्लियस है, ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वंडरवाल्स रेडियस कहलाती है। आप जाकर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी आप देखोगे तो यही चीज़ आपको वहाँ पे भी दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ से नहीं ये डिस्टेंस लेकर और ये आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है, डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं वंडरवाल रेडियस बोलते हैं। इसलिए तो वंडरवाल रेडियस सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वो डिस्टेंस रेडियस क्या होती है उसकी ज़्यादा होती है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला रेडियस क्या कहलाता है, कोवैलेंट रेडियस। इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला रेडियस क्या कहलाता है, कोवैलेंट रेडियस कहलाता है। ए बी मॉलिक्यूल का, ए मॉलिक्यूल का। और दोनों को अगर आप मिला दोगे, दोनों को अगर आप इस तरह से दोनों का बॉन्ड लेंथ अगर मेजर करना है तो दोनों को क्या कर लो, इक्वल कर लो, नहीं सॉरी इक्वल नहीं, ऐड कर लो, नहीं कि बॉन्ड लेंथ आप, नहीं कि रेडियस आप क्या होगा आपका ए यानी कि कोवैलेंट रेडियस प्लस यहाँ पे आपका कोवैलेंट रेडियस किसका, बी का, ऐड कर लेते टोटल क्या होगी उसकी बॉन्ड लेंथ होगी। बस यही है बॉन्ड लेंथ क्या होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि ये बॉन्ड लेंथ क्या चीज़ होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आओ आपको आगे ये भी चीज़ें बताते हैं कि बॉन्ड लेंथ को हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, एंगस्ट्रॉम में करते हैं, आपको ये भी पता है। और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। और इन पिकोमीटर में अगर इसको करना है तो 10⁻12 मीटर होता है। अच्छा, अब ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है कि बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं, कोवैलेंट रेडियस किसे कहते हैं, और वंडरवाल रेडियस किसे कहते हैं। आपसे जनरली अगर एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक में आपसे एक ही सिंपल सा डिफिनेशन पूछ सकता है, कोवैलेंट रेडियस या फिर वंडरवाल रेडियस या फिर बॉन्ड लेंथ आपसे पूछ सकता है। लेकिन अगर आपको कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स दे रखा है तो उसका बॉन्ड लेंथ निकालना है तो बिगेस्ट टास्क आपके लिए बहुत बड़ा टास्क होगा ये, कि किसी भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मैंने मतलब आपको बताया था कि मतलब कि मॉलिक्यूल सेम हो, जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन में जो दो एलिमेंट के एटम है दोनों क्या हैं आपके, सेम है। मतलब इस तरफ आपका Cl है, इस तरफ भी आपका Cl है। यानी यहाँ पे आप क्या करोगे, इस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हो, जो Cl देख रहे हो, यानी एक मॉलिक्यूल यहाँ न्यूक्लियस पे रख लो और इस मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस यहाँ ले लो। तो ये दूसरा एक Cl है और यहाँ पे एक दूसरा Cl, यानी ए टाइप का मॉलिक्यूल है इस तरह से। तो अगर इसको मैं इस टाइप के मॉलिक्यूल का अगर हमें क्या निकालना हो, अगर हमें यहाँ पे इस टाइप के मॉलिक्यूल का अगर हमें निकालना हो क्या, बॉन्ड लेंथ, तो कैसे निकालोगे, देखो इसके लिए फार्मूला इन्होंने बनाया है कि डी ए मतलब क्या है कि डिस्टेंस ऑफ ए मॉलिक्यूल का इक्वल टू 2RA। भाई क्योंकि यहाँ पे जो ये रेडियस होगी, आप ध्यान दो कि मान लो इसकी जो रेडियस यहाँ से यहाँ होगी तो किसकी होगी, RA की रेडियस होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये डिस्टेंस की भी कौन सी होगी, RA ही होगी। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या होगी आपकी कि DAA इक्वल टू हो जाएगी कि RA और RA, तो टोटल क्या हो जाएगा 2RA हो जाएगा। डेफिनेटली सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। इसलिए फार्मूला देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे फार्मूला लिखा गया कि DA इक्वल टू क्या है आपका, AA इक्वल टू 2RA। RA जहाँ पे कोवैलेंट रेडियस ऑफ एटम A है। तो आपको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का अगर आपसे पूछा जाए कि Cl2, H2, Br2, ठीक है, और भी जैसे N2, O2, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स का अगर आपको बॉन्ड लेंथ निकालना है तो आपके लिए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ फार्मूला DA इक्वल टू 2RA के बराबर होता है। लेकिन अगर आपको मान लो इस टाइप के मॉलिक्यूल आ गए, HCl हो गया, HBr हो गया, ठीक है, या फिर H2O हो गया, अलग अलग मॉलिक्यूल की बात किया जाए तो सॉरी अलग अलग मॉलिक्यूल में डिफरेंट एलिमेंट की बात की जाए, उसमें अगर हमें बॉन्ड लेंथ निकालना है तो इस टाइप को हम बोलते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये हम अपनी दूसरी स्लाइड में आपको बता रहे हैं, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो इनके निकालने के लिए दो तरीके हैं। एक तो तरीका है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिव से निकलेगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, मैं आपको बहुत पहले वाले लेक्चर में बता भी चुका हूँ, इसीलिए मैंने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है और उसका पूरा फिनोमिना यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला केस में समझाऊंगा कि सिंपल सी बात है, जब मान लो जैसे HCl की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जांपल के साथ लेकर चल रहा हूँ, और यहाँ पे दो केसेस जो लिखे वो भी आपको क्लियर पता चल जाएगी। देखो पहला केस लिखा है कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, यानी कि मान लो ये ए मॉलिक्यूल H अलग है और बी मान लो कोई दूसरा है, इसलिए यहाँ पे इसका मतलब क्या, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव लिख रहे थे XA और यहाँ -XB, इनका जो डिफरेंस होगा, यानी कि दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा, लार्ज, देखो यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे देखो कंसीडर क्या लिखा है, लार्ज, ज़्यादा होगा, तो उसके लिए फार्मूला क्या निकलेगा कि DA, यानी यहाँ पे देखो फार्मूला लिखा हुआ है कि DAB का मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ, एक मिनट।
DAB का मतलब क्या होगा? DAB का मतलब हो गया कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि HCl मॉलिक्यूल, जिसमें से मान लो A मॉलिक्यूल Cl हो गया और H मान लो B हो गया, या आप ये ले लो चाहे आप इसको ये लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जैसा चाहो वैसा ले लो, ठीक है। तो इसका मतलब DAB के लिए फार्मूला क्या बनेगा कि RA यानी कि रेडियस ऑफ A, ठीक है, प्लस रेडियस ऑफ B यानी इसका रेडियस A एलिमेंट का ए और बी एलिमेंट का रेडियस बी, और फिर माइनस उसमें निकलेगा 0.09 और यहाँ लिखा जाएगा इनटू डिफरेंस ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी अगर दो एलिमेंट के एटम, जैसे मान लो HCl के बीच में क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा है, तो उसके लिए फार्मूला ये लगेगा कि RA प्लस RB, यानी जो RA की रेडियस होगी, यानी जो RA का जो रेडियस होगा वो प्लस B का रेडियस जो होगा वो, प्लस उसमें क्या माइनस उसमें क्या करोगे 0.09 और फिर इनटू क्या है डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ रहा है, मान लो हाइड्रोजन का कितना है और क्लोरीन का कितना है, उनका माइनस करके जो डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रॉन के, उससे क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो उससे क्या मिलेगा आपको, एक तो ये सोल्यूशन से मिल जाएगा आपको क्या कि बॉन्ड लेंथ फाइंड कर सकते हो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का। दूसरा केस क्या है कि अगर मान लो कि डिफरेंस कम है, बहुत स्मॉल है डिफरेंस, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का कम है, तो उसके लिए क्या करोगे सीधा सीधा RA प्लस RB कर लो, उसमें फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव का एटम का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगा। तो भाई दो कंसेप्ट है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर एक बोल सकते हो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा, यानी डिफरेंस निकालने बहुत ज़्यादा लार्ज आ रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए फार्मूला क्या है RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू डिफरेंस बिटवीन द एक्स एंड एक्स बी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस अगर वेरी स्मॉल है, बहुत ही कम है, तो सिर्फ ओनली वन RA प्लस RB होगा। तो आई होप कि आपको दोनों कंसेप्ट समझ में आ चुका होंगे। अगर कोई हमें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स दिया हो या फिर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स दिया हो, अगर उसका हमें बॉन्ड लेंथ निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास दो फार्मूले मिल चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा अभी तक हमने ये देखा कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या हो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कोवैलेंट रेडियस क्या होता है, फिर वंडरवाल रेडियस क्या होता है, फिर हम कैसे निकाले एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का और एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक अब पढ़ाने जा रहा हूँ, ये अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है कि बॉन्ड लेंथ किन किन फैक्टर के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे इसमें आपको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इस चीज़ को आपको दिखाई देने के लिए, कि जैसे मान लो यहाँ पे हमने आपको दिखाएं कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ लिखा है। चलो पहला देख लेते हैं, साइज ऑफ एटम के ऊपर डिपेंड करता है, डेफिनेटली करता है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, जब इंक्रीज होगा साइज लेंथ, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइज ऑफ एटम, यहाँ पे लिखा हुआ है ना साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या तो मैं इसको कट करके भी लिख देता हूँ कि साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ, यानी जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता जाएगा। अब डेफिनेटली साइज बढ़ेगी, तो अगर साइज, क्योंकि बॉन्ड लेंथ का डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है भाई, कोवैलेंट रेडियस और वंडरवाल रेडियस के ऊपर। यानी कि जब ये आप देखो थोड़ा सा इस चीज़ को यहाँ से देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर मैं आपको फिर से बताऊँ इन सब चीज़ों को ध्यान से देखो, कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि यहाँ से कि अब मान लो कि एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो मान लो अब सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के बाकी पूरे पीरियोडिक टेबल में एक से ज़्यादा क्या होते हैं नंबर ऑफ सेल होते हैं, बाकी तीन में क्या होता है एक ही सेल होते हैं, बाकी और में क्या होते हैं एक से ज़्यादा नंबर ऑफ सेल होते हैं। तो अगर ये सेल जैसे जैसे बढ़ता जाएगी तो ये वाली जो चीज़ें हैं वही तब थोड़ी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएंगी। जैसे बढ़ता गया तो ये चीज़ें क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए डिपेंड करता है कि मतलब साइज ऑफ एटम अगर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरी बात कि मल्टीस्प्लिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखो साइज ऑफ एटम में देखा ना HI, HBr, HCl, HF, तो हाइड्रोजन तो सब में लगा है, I है, Br है, Cl है, F है, तो I क्यों सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि अगर आपने साइज ऑफ एटम देखोगे हेलोजन ग्रुप 17 का देखोगे तो अप टू डाउन आने पर साइज ऑफ एटम क्या होता था, मैंने बताया था इंक्रीज होता था। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, आयोडीन का होगा, फिर किसका होगा आपका ब्रोमीन का, तब क्लोरीन का, सबसे कम किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। इसलिए देखो यहाँ पे ऑर्डर अगर बॉन्ड लेंथ पूछी जाए, इस तरीके से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कुछ बताओ, जो भी आपको टाइप मॉलिक्यूल्स दे रहेंगे इनमें से ये बताओ किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, किसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कि डिपेंड करता है कि साइज ऑफ एटम के ऊपर, कि बॉन्ड लेंथ बढ़ाने पर साइज ऑफ एटम बढ़ाने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है। दूसरा होता है मल्टीस्प्लिटी ऑफ बॉन्ड।
मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड होती जा रही है सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, तो ट्रिपल जो बॉन्ड होगा उनका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो कभी कभी आपको इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछा जाए, इस तरह से आप बता सकते हो कि बॉन्ड लेंथ डिग्रीज, अगर बॉन्ड लेंथ क्या होता है, डिग्रीज होती है, सॉरी मैं मिस्टेक, बॉन्ड लेंथ डिग्रीज होती है कि जब मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड होता है। मतलब आप देख रहे हो कि सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी हो रही है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। मैंने मिस्टेक कर दिया, मैंने आपको बता दिया कि बॉन्ड लेंथ जैसे मल्टीप्लिसिटी और बॉन्ड जैसे बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बढ़ेंगे या फिर बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा आपका, तो बॉन्ड लेंथ आपका बढ़ता है। ऐसी नहीं है, एक्चुअली बॉन्ड लेंथ डिग्रीज होती है जब मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड क्या होते हैं, आपके बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड होते जा रहे हैं तो वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते डिग्रीज होते जा रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। तीसरा कंसेप्ट है कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर एक बार आपको डाउट लग रहा है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड में क्या बोला, मैंने ये कहा कि जैसे जैसे कार्बन के और कार्बन के बीच के बॉन्ड बढ़ते जाएंगे उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। वी कैन सी दैट, आप एग्जांपल में देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम किसका है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, और सबसे लास्ट में देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप का अब कंसेप्ट आपका क्या हो चुका होगा, क्लियर हो गया होगा। तीसरा होता है कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो कि ग्रेटर द एस कैरेक्टर, मैं एक बार वीडियो बनाऊंगा एस कैरेक्टर का क्या होता है, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में एस कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा। हाल फिलहाल के यहाँ पे इसे समझ लेना है। एस कैरेक्टर मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जिसका एस कैरेक्टर क्या होता है, और आगे आने वाली वीडियो में एस कैरेक्टर के बारे में है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में है। तो शॉर्टर इन द हाइब्राइड ऑर्बिटल, तो हैंस द शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। यानी स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है जिसका हाइब्रिडाइजेशन अगर बढ़ता जा रहा है, मतलब जिस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन मतलब बढ़ेगा, एस कैरेक्टर बढ़ेगा जिसका, तो उसका बॉन्ड लेंथ भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो sp है, फिर sp2 है, तो sp3 सबसे ज़्यादा हो गया। मतलब अगर ऐसा बोल सकते हैं जिसका हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल के नमूने में अगर हम लेना चाहें तो यहाँ पे देख लो CH के बीच में मान लो ऐसा लिख लो कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिया है, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा sp, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन की किस्सा मैं बताऊंगा, उसके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा, बस हाल फिलहाल यहाँ समझ लो कि हाइब्रिडाइजेशन बढ़ने पर तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, चलो अगली पॉइंट को देखते हैं कि बस इतने ही फैक्टर हैं, सॉरी। अब इसके अंदर में आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इन सारी चीज़ों को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे देख लिया है। तो देख लिया कि किन किन चीज़ों पर फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, साइज ऑफ एटम पर, मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड पर और हाइब्रिडाइजेशन पर। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, और वो फिर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा बॉन्ड एंगल, फिर बॉन्ड ऑर्डर, फिर इन तीनों चारों को मिला के क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आएंगे कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है।